हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी चल रही है क्वेश्चन अप्रोच सीरीज, जिसमें हम डेली यहाँ पर क्वेश्चन अप्रोच की सीरीज देखते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कई तरह के अप्रोच आपकी लग रही होगी एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आज है मेरा यहाँ पर फिजिकल का सेशन। तो इस फिजिकल के सेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल के ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होंगे। इसमें आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों के क्वेश्चंस मिलाकर आए हुए हैं, यानी मैं मिक्स कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। यानी इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस होंगे और उसको मिक्स कर दिया गया है फिजिकल्स के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रांजिशन मेटल है जिसका ऑक्साइड है एमओ। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल है जिसका ऑक्साइड यहाँ पर एमओ दिया है, और इस एमओ के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि वो क्रिस्टलाइज करता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए जी, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि जो मेटल आयन है वो सारे ऑक्टाहेड्रल साइड्स को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है इस पूरे ऑक्साइड आयन में, है ना। यानी यहाँ पर जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो एक तरह का एफसीसी बना रहा है, और साथ में जितने भी ऑक्टाहेड्रल वहां पर साइड्स प्रेजेंट है उन सब के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जो भी आपका यहाँ पर बना रहा है वो डिपेंड करता है। उसने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन यहाँ पर लैटिस बना रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि चाहे आपका कोई भी लैटिस बना रहा हो, ये दोनों ही बातें दोनों के लिए ट्रू होती है कि अगर ऑक्सीजन लैटिस बना रहा है तो जो मेटल होगा वो भी इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा, या फिर अगर मेटल यहाँ पर आपका लैटिस बना रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर इसके सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में बैठा होगा। ये बात ऑलरेडी हम सॉलिड स्टेट से जानते हैं। फिलहाल उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल मेजरमेंट जब उसने देखा तो ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ मेटल आयन यहाँ पर जब फ्री आयन स्टेट में देखी गई तो वो 5D आई। ठीक है, आपने इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि किसी भी मेटल आयन की जो फ्री स्टेट होती है वो यहाँ पर कैसे निकाली जाती है। फिर फर्दर जब ये लिगेंड्स के साथ लग जाता है, यानी ये फर्दर जब इसकी स्प्लिटिंग्स हो जाती है, वो एक अलग चीज होती है, वो भी यहाँ पर आगे पूछी हुई है। तो फिलहाल उसने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर 5D आ रही है। ग्राउंड स्टेट टर्म उसने दे दी है 5D। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें देखो दी है उसने। उसने पहली बात तो दे दी है ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, ये कितनी है 5D, ये आ गई भाई आपकी 5D। तो देखो 5D की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप 5D निकालना चाहो ना तो निकाल के देख लेना। यहाँ पर ना आप एक ट्रिक से निकाल सकते हो। देखो कैसे ट्रिक क्या लगाओगे आप, यहाँ पर आप D1 से लेके, ठीक है, D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे करके लिख लो। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसको रिवर्स में लिखो। ठीक है, यानी D6 D7 D8 D9 और D10। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपके यहाँ पर टर्म। देखो यहाँ याद रख लो ऐसे DFF DS। ठीक है, फिर अगेन आपका क्या आ जाएगा DFF DS। ठीक है, तो DFF DS ऐसे करके आप सीक्वेंस याद रख लो। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है DFF DS, D1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। यानी आप पहले यहाँ पर DFF DS करोगे, फिर दोबारा DFF DS लिखोगे। अब यहां से आप स्टार्ट करोगे 2 3 4 5 6, और फिर वापस से यहाँ पर रिपीट होगा ये इनवर्स ऑर्डर में, यानी 5 4 3 2 और लास्ट में 1 यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर टर्म ऐसे निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर पूरा करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप करते आ रहे हो, है ना, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है, इससे आप निकाल सकते हो इजीली। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या बोला था उसने 5D टर्म। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या दी है 5D। तो देखो 5D अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो ये आपका एक तो D4 में आ रही है। ठीक है, या तो एक जगह पर आपकी आ रही है D4 में। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं इसे दूसरे कलर से ले लेता हूँ। देखो एक D4 में आ रही है भाई आपकी, और दूसरी आ रही है D6 में। मतलब मेरा जो भी मेटल है वो या तो D4 का होगा या फिर D6 का होगा। ये मेरी बात कंफर्म हो चुकी है कि D4 होगा और D6 होगा। और मेटल कैसा है +2 में है ना, मेटल +2 में है। मेटल उसने दे दिया ना मेटल ऑक्साइड है, तो इसका मतलब मेटल यहाँ पर +2 फॉर्म में है यहाँ पर। ये बात तो क्लियर हो गई। तो D4 और D6 में अगर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और मेटल +2 का है तो क्या चांसेस हो सकते हैं भाई। चांसेस यहाँ पर ये हो सकते हैं कि या तो मेटल आपका क्रोमियम +2 हो और आपका ये आयरन 2+ भी हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझते हैं धीरे धीरे। देखो और क्या कह रहा है वो, और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। अब उसने बोल दिया कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है
और स्पिन ओनली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो यहाँ पर 4.9 बोर मैग्नेटॉन ये यहाँ पर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई, चलिए ये बात भी समझ आती है मुझे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 4.9 के आसपास आ रहा है। तो आपको ये भी मालूम होगा अगर आप म्यू एसओ का फॉर्मूला देखते हो वैसे, ठीक है, म्यू एसओ अगर आप निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके। तो अगर आप म्यू एसओ की बात करोगे तो ये आपका होता है √n+2, है ना, ये होता है। और उसने इसकी वैल्यू दी है 4.9 के अप्रोक्सीमेटली, यानी म्यू एसओ की वैल्यू उसने क्लोजेस्ट दे दी है 4.9 के। अब 4.9 के क्लोजेस्ट है तो भाई यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे अगर आप यहाँ से निकालोगे ना। और अंदर ट्रिक क्या कहती है यहाँ पर भी, इसकी भी एक डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है कि सर जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है ना डेसिमल के बाद, ये अगर आपको राउंड ऑफ में नहीं दी है, ऐसे दे दी 4.9 टाइप, अगर ये 5.0 लिख देता तब आप ऐसा नहीं कह सकते। यानी जो भी वैल्यू होती है वो आपकी कैसी होती है, 0.8, 0.9 समथिंग ऐसे में ही आएगी। आप चेक करके देख लेना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए 1.83, 2 के लिए 2.87, 3.8 ऐसे करके वैल्यूज आपको दिखाई देती हैं। तो अगर 9 या 8 के क्लोजेस्ट वैल्यूज लिखी है, मतलब आप समझ सकते हो ये आपकी फर्स्ट डेसिमल ही क्या है, आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 होने चाहिए। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब हमें देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली मेटल क्या है, उसने ये पूछा भी नहीं है और हमें निकालने भी जरूरत नहीं है। बस उसने ये कह दिया कि जो ये मेटल आयन है यहाँ पर Mn2+ हो सकता है। तो Mn2+ को आप चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है, मैंगनीज 2+ में चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे हाई स्पिन ले लो चाहे लो स्पिन ले लो, यहाँ पर कभी भी N4 नहीं आएगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 कभी नहीं आ सकते। क्या ये बात समझ आती है आपको? क्या ये बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी भी जिंदगी में 4 नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये पहली स्टेटमेंट ही आपकी गलत है, ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट को आप काट सकते हो। बाकी फिर यहाँ पर देखो उसने मेटल तो पूछा नहीं है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेटल उसने क्या पूछा है क्या पूछा नहीं। फिलहाल यहाँ पर चलिए आगे की बात करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कैसे आ सकते हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर अगली स्टेटमेंट देखो उसने क्या बोली है, एक तो कि ये 5T2G ग्राउंड स्टेट दिखा रहा है ऑक्टाहेड्रल साइट में, है ना, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसकी T2G आ रही है, वो भी 5T2G। तो D4 में भी हो सकता है, D6 में भी हो सकता है ना। अगर D4 की बात करोगे तो ऐसे केस में आपको क्रोमियम मेटल लेना पड़ेगा, और क्रोमियम मेटल के अंदर भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और आयरन 2+ हाई स्पिन लोगे, ये दोनों हाई स्पिन के केस अगर आप लोगे तो दोनों में ही कितने हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर आप हाई स्पिन का केस ले लोगे तो दोनों में ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है, इन दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। लेकिन अगली स्टेटमेंट जो कह रहा है ना कि ग्राउंड स्टेट टर्म T2G हो सकती है 5T2G, तो यहां से एक आइडिया लगाया जा सकता है कि हो सकता है उसने आयरन 2+ को ही कंसीडर किया हो सकता है ना उसने आयरन 2+ को कंसीडर किया हो। तो हम यहाँ पर चलिए मान लेते हैं फिलहाल कि ये आयरन 2+ ही रहा होगा, ठीक है, मेटल आयरन 2+ ही है। तो ये बात यहाँ से कंफर्म हो जाएगी कि ये T2G4 है और Eg2 है। तो इसके बेसिस पे आपका यहाँ से काम हो जाएगा कि ये आपका 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। और यहाँ पर 5D की जो टर्म होगी, अगर आप यहाँ पर स्प्लिटिंग देखोगे 5D की टर्म की, तो यहाँ पर ये ओके सॉरी 5D है ना ये, हाँ, तो 5D की टर्म है। तो ये दो तरीके से स्प्लिट हो सकती है, या तो ये हो सकती, यहाँ पर देखो ये हो सकती है यहाँ पर 5Eg और 5T2G में, है ना। अगर आप ये लोगे, अगर आप यहाँ पर लोगे D6 का सिस्टम तब है ऐसा। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पर क्रोमियम 2+ के लिए ले लेते ना, अगर यहाँ पर आप क्रोमियम 2+ के लिए ले लेते तो वहां पर होल फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट आता, और होल फॉर्मलिज्म की वजह से ये जो आपने देखी है स्टेट ये इनवर्स हो जाती, यानी क्रोमियम 2+ के लिए ये नहीं आती 5T2G ग्राउंड में, वहां पर Eg वाली ग्राउंड हो जाती और T2G वाली एक्साइटेड स्टेट में चली जाती। तो हम यहाँ पर फिलहाल मान लेते हैं जैसा इसने ऑप्शन दिया उसके बेसिस पे कि हो सकता है यहाँ पर कि वो आयरन को ही लेकर चल रहा हो, है ना। ये बात अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि आयरन को ही लेकर वो चल रहा है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, चलिए कोई ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकते कि क्रोमियम ही देगा या आयरन ही देगा, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ओके, अब लास्ट वाला ऑप्शन भी अगर आप देखोगे ना, लास्ट वाला भी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर CFSE की बात कर रहा है वो, है ना, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, CFSE की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए ओके, तो मतलब मेनली इनऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझना है आपको, मेन थी वही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, उसने CFSE की बात करी है, तो CFSE ऑक्टाहेड्रल के लिए बोल रहा है अगर, तो क्या होता है आपका सर, उसमें होता है हमारा 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर del नॉट से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, यही होता है CFSE का फॉर्मूला।
ऑक्टाहेड्रल्स के लिए CFSC ऐसी निकलती है। भाई यहाँ पर तरीका तो बताना नहीं पड़ेगा ना कैसे निकालते हैं इसको। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ पर CFSC की बात करूं तो CFSC अगर मैं Fe2+ के ले लूं तो क्या ये बात यहाँ पर ठीक हो पा रही है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो -0.4 इंटू T2G में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे यहाँ पर डेल O से भी मल्टीप्लाई होगा, वो आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई -1.6 प्लस 1.2 डेल O। तो मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि ये आपका जो आंसर है ये पक्का आयरन 2+ के लिए है, क्योंकि दो ऑप्शंस यहां से मैच कर रहे हैं इसके लिए, दो ऑप्शंस यहां पर इसके लिए मैच कर रहे हैं। अगर आप यहां पर क्रोमियम 2+ को रखते ना, क्रोमियम 2+ को रखते तो वो क्या होता है T2G3Eg1, उसके बेस पे अगर आप निकालते तो यहां से जो वैल्यू आती वो 0.6 डेलो आती है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी यहां से खत्म हो जा रहा था। और दूसरा यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से, मतलब इसने ये कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर मतलब ये आपको एलिमिनेशन से करना पड़ा। देखो ये मतलब इसने दिया नहीं था, वैसे दे देना चाहिए था, लेकिन चलिए नहीं दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि इसने क्रोमियम 2+ को नहीं Fe2+ को यहाँ पर माना है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड, ये जो आपको MO दिया है ये आपका आयरन ऑक्साइड है FeO, ठीक है। बहुत जनरली फेमस भी होते हैं आयरन के ऑक्साइड्स, तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पर रहा होगा, ये बात हमने समझ ली, क्लियर हो गई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एच पीछे था, सॉरी, ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो IR एक्टिव MO के बारे में जो यहाँ पर बात कर रहा है, देखो IR एक्टिव की है ना, यहाँ पर एक ही लाइन लिखी है, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिस्टल शोज एक स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग बैंड। वो किसकी वजह से आया हो सकता है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो ऑक्टाहेड्रल यूनिट की वजह से आया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जेंस प्रेजेंट है। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सिर्फ बता देता हूँ हल्का हल्का, आपको वैसे समझ आ जाएगा। देखो अगर आप FCC का क्रिस्टल बनाओगे ना, मैं सिर्फ यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेता हूँ। तो देखो ये मान लो आपका लैटिस है ऐसा FCC का, तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि ये जो ये व्हाइट वाले हैं ये आपके क्या है, ये मान लो मेटल है आप, ये क्या है आपका मेटल है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, सॉरी मेटल आपका यहाँ पर भी तो होगा, ये व्हाइट वाला यहाँ पर, ये मेटल यहाँ भी होगा कुछ इस तरीके से, ये आपका मेटल है। बीच में मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, देखो यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसी तरीके से हर जगह लगा होगा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी एजिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो मैं बॉडी सेंटर वाले के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप इस बॉडी सेंटर वाले एटम को लेकर चलो जो कि आपका ऑक्सीजन है, तो यहां से आप देखोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री बनाता है ना। इसीलिए तो आप इसको कहते हो ना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, इसीलिए कहते हैं ना हम यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ, ये इधर और ये पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है। और अगर आप यहाँ पर हर जगह देखोगे तो इस मेटल के अबव साइड जाओगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, सॉरी इस ऑक्सीजन के अबव, या तो इसको मेटल मान लो येलो वालों को और व्हाइट वालों को ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने बताया दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होगी। चाहे आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन ने लैटिस बनाया और मेटल इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, या मेटल ने लैटिस बनाया और ऑक्सीजन इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, दोनों ही बातें क्लियर है, तो कोई भी समझ लो। मैं कह रहा हूँ मान लो कि मेटल ने लैटिस बनाया तो ऑक्सीजन यहाँ पर जाओगे तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर मेटल आ रहा है, नीचे भी मेटल आ रहा है, यहाँ पर भी, हर डायरेक्शन में मतलब आपको मेटल दिख रहा है। और अगर आप कोई ऐसी डायरेक्शन में जाओगे जहां पर मेटल नहीं है तो वो दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल होगा, वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केसेस में यहाँ पर सिमेट्री ऑफ इन्वर्जन यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन दिखाई दे रहा है, यानी आई यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर आई यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसकी वजह से यहाँ पर इसने इसका रीजन दिया है कि ये स्ट्रेचिंग बैंड दिखा रहा है, एक स्ट्रेचिंग बैंड दिखा रहा है, और ये कैसा है, एक FCC लैटिस में दिखा रहा है, ये एक FCC लैटिस में दिखा रहा है, ये बात भी बोल रहा है। वैसे तो आपको क्लियर पता होना ही चाहिए कि भाई चाहे आपका कोई भी रॉड स्ट्रक्चर हो, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हो, वो कैसा होता है, FCC लैटिस को ही ऑक्यूपाई करता है। बाकी इसने कंफर्म करने के लिए आपको डाटा भी दे रखा है। क्या डाटा दिया है कि पाउडर एक्सरे में 100 प्लेन एब्सेंट है और 110 प्लेन भी एब्सेंट है, लेकिन जो 111 वाला प्लेन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी ये भी क्लियर करता है कि ये एक FCC लैटिस है। तो यानी आपकी B, C और D ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर यहाँ आयरन 2+ लिख दिया होता है इसने तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन क्या था इसमें। देखो काफी सारी चीजें इसमें पूछी हुई थी,
कोऑर्डिनेशन और थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट, दोनों ही चीजें मिक्स करके इसने क्वेश्चन बनाया था। थोड़ा सा यहाँ पर इसने ग्रुप थ्योरी और मैं कहूंगा सॉरी ग्रुप थ्योरी कह लेंगे यहाँ पर, या फिर आप इसको उसमें भी पढ़ सकते हो, क्या कहते हैं आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसमें भी आपका ये आता है। तो दोनों चीजों को इसने मिक्स करके यहाँ पर पूछ लिया था। ज्यादा कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और देखो, और देखिए इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका कोऑर्डिनेशन और सॉलिड को मिक्स करा गया है, लेकिन साथ में यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और मिक्स करी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म को भी ऐड किया गया है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, एक स्पाइनल ऑक्साइड है Ab2O4 जिसमें आयरन 2+ और आयरन 3+ यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आपको पता ही होगा आयरन 2+ कहाँ प्रेजेंट होता है और आयरन 3+ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इस Ab2O4 को लिखूं आयरन 2+ और आयरन 3+ की प्रेजेंस में, तो ये हो गया आपका Fe2O4, जिसमें से ये आयरन +2 जो ये जो दो आयरन है यहाँ पर, ठीक है, मैं बल्कि यहाँ नहीं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, अगले पेज पे लिख देते हैं। तो Fe जो यहाँ पर +2 में है, और जो यहाँ पर ये दो आयरन है ये दोनों कैसे हैं, +3 में प्रेजेंट होते हैं, +3 वाले प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये बात क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक तो Fe2+ है यहाँ पर और दो Fe3+ है, और यहाँ पर 4 O2- है, ठीक है। ये आपका एक स्पाइनल बना रहा है। और अब ये भी जानते हो, वैसे तो आप ये जानना चाहिए आपको कि भाई जितने भी ऑल आयरन स्पाइनल्स जनरली ऑल आयरन स्पाइनल्स आर इनवर्स स्पाइनल्स, ठीक है, या तो इनवर्स होते हैं या फिर पार्शली इनवर्स होते हैं। ये आपने कोऑर्डिनेशन सॉलिड स्टेट दोनों में अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, वो होता है आपका ZnFe2O4 का, ठीक है, ZnFe2O4 का, ये आपका इकलौता आयरन स्पाइनल, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप जो पढ़ते हैं उसमें जनरली ये वाला जो स्पाइनल है ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल स्पाइनल होता है। बाकी सब कैसे होते हैं, इनवर्स होते हैं। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं कि ये फेरी मैग्नेटिज्म दिखा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होपिंग बिटवीन मेटल सेंटर्स, ठीक है। मेटल सेंटर्स के थ्रू ये होपिंग कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से या दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में जंप कर रहा है, मतलब आयरन +2 +3 में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कन्वर्जन हो पा रहा है, ठीक है। इसका रीजन वगैरह पूछ रखा है उसने, आगे चलिए देखते हैं। उसने फिर ये भी कहा है कि इसमें से आधी ऑक्टाहेड्रल साइड्स फिल है और टेट्राहेड्रल साइड्स की सिर्फ एक चीज फिल है, यानी 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल साइड यहाँ पर फिल्ड है। फिर कह रहा है स्ट्रॉन्ग सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू FeO-Fe पाथ, है ना, यानी आयरन और आयरन के बीच में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, इसके पाथवे की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आराम से हो पा रहा है, ठीक है। चलिए अब उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो भाई अभी मैंने समझाया, ये तो है ना, ये तो वैसे अभी बता दिया मैंने कि Fe3O4 की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो ये Fe3O4 आपका कैसा होता है, इनवर्स स्पाइनल होता है। तो ये क्या कह रहा है, कंपाउंड इज एन इनवर्स स्पाइनल देन अ नॉर्मल स्पाइनल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट हो गई यहाँ पर। बाकी और बात देख लो, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन होपिंग बिटवीन आयरन 2+ एंड आयरन 3+ कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो भाई ये बात तो क्लियर होगी ना, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी किसी भी जगह, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन जब भी भागता है इधर उधर कहीं पे भी मूव करता है, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी में चेंज आता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली बढ़ जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। यहाँ पर देखो लास्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, थर्ड वाली भी ठीक है, पहले लास्ट पढ़ लेते हैं। कह रहा था ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाइज बोथ आयरन 2+ एंड आयरन 3+। तो देखिए नॉर्मल स्पाइनल और नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल के बारे में आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है, तो नॉर्मल में हम ये बात जानते हैं, नॉर्मल स्पाइनल्स के अंदर हम ये बात जानते हैं कि जो आपका आयरन 2+ होता है, ठीक है, मतलब जो भी मेटल 2+ होगा, अगर नॉर्मल स्पाइनल है तो मेटल 2+ जो होता है वो यहाँ पर टेट्राहेड्रल साइट में जाना पसंद करता है, और जो दो मेटल 3+ के होते हैं आयंस, ये दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल साइट में जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल साइट में चले जाते हैं। ये आपका नॉर्मल स्पाइनल होता है। लेकिन यही चीज अगर इनवर्स की बात करें, ठीक है, यहीं पर यही बात आपकी इनवर्स के लिए होगी, तो फर्क क्या होता है, देखो इनवर्स वाले में जो टेट्राहेड्रल साइड में मेटल 2+ बैठा होता है, ये यहाँ पर इनवर्स के अंदर टेट्राहेड्रल साइड को छोड़कर ऑक्टाहेड्रल साइड में जाके बैठ जाता है, और इसकी जगह जो ऑक्टाहेड्रल साइड का एक मेटल 3+ होता है वो यहाँ पर टेट्राहेड्रल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी यहाँ पर मेटल
3+, एक मेटल 3+ यहाँ पर टेट्राहेड्रल साइट में बैठा होगा, और यहाँ पर एक मेटल 2+ एंड एक मेटल 3+ का आयन, ये यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल साइड्स में होंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये इनवर्स फाइनल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या पूछ रहा है, बस वो कह रहा था ऑक्टाहेड्रल साइट ऑक्यूपाइज बोथ आयरन 2+ एंड आयरन 3+। तो ये देखो यहाँ पर कह भी रहा है इनवर्स फाइनल है क्योंकि ये, और अगर ये इनवर्स फाइनल है तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो डी स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो ए बी एंड डी यहाँ पर अभी तक ठीक चल रही है। आइए सी और चेक कर लेते हैं क्या सी यहाँ पर सही है या फिर नहीं। अगर सी सही है तो चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी, और नहीं है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं। आइए, तो फेरी मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है, कह रहा है कि अराइज करता है ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड कंप्लीटली कैंसल्स ईच अदर। तो देखो फेरी मैग्नेटिज्म की बात ही होती है क्या, फेरी मैग्नेटिज्म में ये बात तो कंफर्म है कि कोई भी कैसे भी लगा हो सकता है ना, ये बात आप यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते। ये एंटी पैरेलल पैरेलल कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर ये ऐसा ही हो रहा होता तो कैंसल आउट करने वाले आप किसको कहते हो, ये मतलब ये ऐसे स्पिन में लगे होते हैं, मतलब दोनों, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, मतलब ये सारे है तो अनपेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन, अलग अलग जगह पर अलग अलग मेटल के अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी अलाइनमेंट ऐसे हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं या फिर मैच कर जाते हैं। और इसी चीज को आप क्या बोल देते हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। इसी को क्या बोल देते हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, यानी ये एक तरह से एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की बात कर रहा था। जो यहाँ पर ऊपर इसने बात लिखी है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के लिए है, ना ही फेरी मैग्नेटिक की। ठीक है, ये फेरी मैग्नेटिक की बात नहीं है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही है। आई होप क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। तो आपका ऑप्शन ए बी एंड डी ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगी, सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा अच्छा है, इसको देख लो, इसको देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज है ए बी, जिसके बीच में प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, जिसमें रोटेशनल कांस्टेंट यानी बी की वैल्यू दे दी है उसने 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इनवर्स उसने दे दी है। देखो तो बी लिख दिया उसने 2 सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए जी, अब क्या बोल रहा है वो, क्या कह रहा है अब, द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी आर 20 ग्राम पर मोल एंड 5 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी एटॉमिक मास उसने दे दी है 20 और 5। ओके, और क्रिस्टलाइन फेज में ओके ये बीसीसी अडॉप्ट कर रहा है, ऐसा कह रहा है। चलिए पहले फिलहाल अब यहाँ पर इसने मास दिए, उसके बेस पे ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन दिया है, पहली स्टेटमेंट दी है कि रिड्यूस मास ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 4 mu। तो आइए सबसे पहले आप रिड्यूस्ड मास निकालेंगे हम। तो मास निकालो, देखो मास ऑफ ए दिया है उसने 20 और मास ऑफ बी दिया है उसने 5। ठीक है, ग्राम पर मोल में दिया है, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप समझ लेना ग्राम पर मोल में ही दिया है इसने। सबसे पहले आप अगर रिड्यूस्ड मास की बात करते हो, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो ये क्या होता है आपका MaMe। ठीक है, Ma और Mb आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड में Ma प्लस Mb। सही बात है, सही बात है, यही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। Ma कितना है भाई 20 है ना, 20, और Mb कितना है 5। ठीक है, तो Ma इंटू Mb आपका 100 हो गया डिवाइड बाय 20 प्लस 5। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा भाई 100/25, यानी यहां से 4 AMU है ना, यानी ग्राम पर मोल में ले लो या फिर AMU में ले लो। ग्राम पर मोल में लिख सकते हो आप इसको, या फिर AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ग्राम पर मोल को आप एटॉमिक मास यूनिट में भी लिख सकते हो, ये नहीं आपका जो रिड्यूस मास होगा यहाँ। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बात करें तो क्या कह रहा है कि क्रिस्टलाइन फेज, in the crystalline phase the compound adopts an ordered BCC arrangement। तो पहली स्टेटमेंट उसने 4 AMU बता रहा है ना। अच्छा, तो हाँ, तो देखो ये तो सही आ रहा है ना, यहाँ पर सही तो आ रहा है, ये 4 दिया है ना उसने, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पहला आपका सही है, रिड्यूस मास यहाँ पर यही होगा। फिर क्या कह रहा है, द कंपाउंड जो है अडॉप्ट कर रहा है BCC अरेंजमेंट, यानी BCC टाइप के अरेंजमेंट को ये फॉलो कर रहा है, जिसमें से ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं बॉडी डायगोनल पे। ठीक है, क्लियर बात है।
ओके, तो फिर अब इसने देखो अगली स्टेटमेंट बोली है, द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल इज इक्वल टू 1.447 एंगस्ट्रॉम। तो देखो कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात, आपका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है किसमें, बीसीसी में, वो यही होता है। ठीक है, मैं 2r की जगह डिस्टेंस लिख सकता हूँ ए बी का। ये हो गया आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर बीसीसी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका क्या है भाई, नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है, मतलब टच कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट नियरेस्ट की बात कर रहा है, वो तो सिंपल सी बात है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये आपका फॉर बीसीसी। ठीक है, फॉर बीसीसी, और ये फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट है। तो अब यहां से ए तो निकाल लोगे, अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए, अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए तो मेरे को यहां से मिल जाएगा। अब मेरी बात समझना, ये कह रहा है कि देखो ये ए का एटम है और ये यहाँ पर बी का एटम है। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐसे टच करके बैठे हैं। ठीक है, ये आपस में टच कर रहे हैं इस तरीके से, ये टच कर रहे हैं। आप जब रिड्यूस मास की बात करते हो तो वो क्या कहते हो कि यहां से इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको आप आर लिख देते हो, है ना। जब आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ये लिखते हो ना। तो ये आर क्या होती है, आपकी ए और बी के बीच की डिस्टेंस होती है ना। ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस ही तो होती है, दो के बीच में। तो इसी को आप ए बी लिखते हो, आर ए बी, कुछ इस तरीके से। अब ये जो आर ए बी है ना, ये जो आर ए बी है, ये आपकी किसके बराबर होगी, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, यानी 2r का डिस्टेंस। यानी यहाँ पर देखो ये ए की कुछ रेडियस होगी ए, और ये यहां से ये बी की डिस्टेंस होगी बी। तो ये आर ए बी क्या है आपका, आर ए प्लस आर बी का डिस्टेंस। आर ए बी क्या है, आर ए प्लस आर बी का डिस्टेंस। यानी मैं इस आर को क्या कह सकता हूं, आर ए बी को, ये आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के इक्वल है। क्या ये बात मैं बोल सकता हूं, क्या ये बात मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है आपका, आर ए प्लस आर बी। ये बात तो मानोगे, और ये किसके बराबर है, आर ऑफ ए बी के। सही है, ये बात मान लोगे मेरी। ठीक है, ये बात तो समझ गए ना। अब अगर ये बात भी ट्रू है और ये बात भी ट्रू है, तो √3a/2 किसके बराबर हो गया फिर, √3a/2 किसके बराबर हो गया, √3a/2 आपका बराबर हो गया किसके, आर ऑफ ए बी के। जो कि आप यहां से अब निकाल सकते हो। कैसे, कैसे निकाल लोगे भाई, देखो हम यहाँ पर एक और चीज जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, कि सर जो रोटेशनल कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है h/8 ठीक है, 8 बाय आई लिख लो, या फिर आई को ओपन करके लिख लो। ठीक है, या फिर मैं म्यू आर स्क्वायर सी, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये आपका बी होगा जब सेंटीमीटर इनवर्स में, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब आपका बी सेंटीमीटर इनवर्स में दिया जाता है, तब आप इस फॉर्मूले को लगाते हो। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू ही ओपन करके लिख दी है, यहाँ पर जो आप आर निकालोगे वो ए बी ही होगा। चलिए, वैसे फॉर्मूले में यहाँ पर म्यू आर स्क्वायर नहीं लिखते, हम यहाँ पर 8 आई सी लिखते हैं। आई की वैल्यू ऊपर लिखी है, वो मैंने यहाँ पर इसमें पुट कर दी डायरेक्टली, तो म्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ से आप आर स्क्वायर यहाँ पर लिख लो, इसे हम लिख सकते हैं h/8 इंटू म्यू, ठीक है, इंटू म्यू सी, और यहाँ पर नीचे रोटेशनल कांस्टेंट बी। ठीक है, यहाँ पर बी के ऊपर भी डैश लगा लो, ताकि आप सेंटीमीटर इनवर्स वाला है ये बात समझ सकोगे। अब भाई इसको अंदर, बस इसके अंदर वैल्यूज डाल दो सारी। अब तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर, म्यू कितना है 4 AMU। तो AMU को पहले आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हो, ठीक है, अब यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक जगह पर कि 1 AMU या फिर 1 ग्राम पर मोल आपका किसके बराबर होता है, ग्राम पर मोल को ही आप यहाँ पर AMU लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कैसे निकला है भाई, ये आया कैसे, आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो। ग्राम पर मोल में अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 1 ग्राम पर मोल है, उसमें आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो पर मोल से पर मोल कट जाएगा, आपके जो भी बचेगा वो ग्राम में आएगा। अब उस ग्राम को जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये डायरेक्टली आप लगाओ 1 AMU को। तो ये आपका यहाँ से देखो, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसी को पूरा, तो ये अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया।
और ये करना भी है, इसके बिना आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो जूल में यूनिट आ रही है, और जब तक नीचे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लाओगे तो वो जूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लिखोगे जब ही मानो, जब यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। यहां तक क्लियर हो गई? अब देखो बी की वैल्यू कितनी है जी? बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू भी कैसे रखनी पड़ेगी? सेंटीमीटर में ही। ठीक है, सेंटीमीटर में ही, ताकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स कट जाए। देखो देखो क्या करा मैंने यहाँ, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। अब इसको आपने जब इसमें रखा तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड बन गया, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। सही है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और बचा यहां से पर सेकंड, पर सेकंड। ओके भाई, तो अब यहां पर भाई देख लो सारा, यहां पर जब सॉल्व करोगे, ठीक है, कुछ बचा क्या? गया कुछ बच तो नहीं गया? 8 पाई स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, यहां से भाई आपका, ठीक है, मैं ऊपर यूनिट लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जूल सेकंड की वजह से एक सेकंड आया होगा यहाँ से और एक पर सेकंड आया होगा यहाँ से, तो ये सेकंड और सेकंड तो कट जाएगा, ये सेकंड और सेकंड तो कट जाएगा। फिर भाई बची बात आपकी मीटर मीटर की, तो ये आपका किलोग्राम से किलोग्राम, हाँ मीटर में बचेगा बस, तो ये मीटर स्क्वायर में बचेगा आपका, यहाँ से जो भी बचेगा वो मीटर स्क्वायर में बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसकी सारी यूनिट्स आप देख चुके हो, कट जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको पूरा बताने की जरूरत नहीं है। अब आर कैसे निकलेगा? आर कैसे निकलेगा? जो भी आएगा आंसर इसका अंडर रूट कर दो। ठीक है, मतलब मेरे को आर अगर निकालना है तो मैं इसका क्या कर दूं, पहले अंडर रूट भी कर देता हूँ हाथ के हाथ। ठीक है, अंडर रूट भी कर दो भाई। ये भाई आपका इस तरीके से अंडर रूट में है सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ अंडर रूट में, अंडर रूट में। जब आप यहाँ से आर सॉल्व करोगे, आर ए बी, ठीक है, आर ए बी जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.445 या 446 के आसपास इंटू 10 की पावर -10 मीटर, जिसको आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, है ना। यानी एंगस्ट्रॉम में ये आर ए बी किसके बराबर आ जाएगा? 1.445 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका किसके बराबर है? 1.447। ओके 7 बोल रहा है, अच्छा ठीक है, 7 के क्लोज होगा फिर ये। ठीक है, इसी के आसपास मान लो, हाँ ये ऑप्शन इसके आसपास ही दिया है, तो आप इसके आसपास मान सकते हो। यानी आपका जो आर ए बी है वो 1.447 के आसपास है, और मैंने बताया डिस्टेंस जो है ये इसके ही बराबर है, तो मतलब आपका आर ए बी जो है वो आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के ही बराबर है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के ही बराबर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ से लैटिस पैरामीटर निकाल लो, यहाँ से लैटिस पैरामीटर निकाल लो, कुछ बड़ी बात है नहीं। अब लैटिस पैरामीटर देख लो, ये है आपका, ये फॉर्मूला है, इसमें आर ए बी की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। आर ए बी कितना आया भाई? 1.447 एंगस्ट्रॉम। ये रखोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्लोजेस्ट आपकी 1.67 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। सॉल्व करके एक बार देख लेना, ये भी आपकी इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू आने वाली है, यानी ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो देख लो भाई आपका यहाँ पर क्या क्या चीजें करवा रहा है। यहाँ से रोटेशनल कांस्टेंट यानी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेकर आया आपको कहाँ? सॉलिड स्टेट में। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला है आपने दोनों, और ये सॉलिड स्टेट से निकल गया। लास्ट वाला फिर से रोटेशनल का ही पूछ रहा है, क्या कह रहा है? रोटेशनल कांस्टेंट को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो जो लैटिस पैरामीटर होगा वो हाफ हो जाएगा इट्स ओरिजिनल वैल्यू। आइए, तो ये तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए था, है ना। ये वाला आपका ये सेकंड स्टेटमेंट थी बी, और ये वाला आपका सी स्टेटमेंट का आंसर है। आइए डी स्टेटमेंट की बात करते हैं। डी स्टेटमेंट के लिए देख लो, कलर से चलो कोई भी कलर से लिख लेते हैं। आइए, कह रहा है कि बी जो है अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, देखो पहली बात तो ए जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? आर के ऊपर। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ए बी, और आर ए बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बी। क्या ये बात मान लोगे? ऊपर जो 2 रिलेशंस लिखे हैं उसके बेसिस पे, ये देखो आर स्क्वायर जो है, आर जो है अंडर रूट बी के ही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बी आर स्क्वायर बी के साथ है, तो आर को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी लिख सकते हो, वो भी अंडर रूट में। और ए और आर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट बी के। ए जो है वो रूट बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ ऐसे इस तरीके से। अब वो कह रहा है बी को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, तो मान लो ये A1 है, ये B1 है,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो आपका B2 है अगर वो 4 टाइम्स ऑफ B1 हो जाए तो जो अब आपका लेटेस्ट पैरामीटर होगा वो ओरिजिनल वैल्यू के क्या हो जाएगा, यानी A1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। तो मान लो मैं अगर A1 को कह रहा हूँ 1/√B है, मान लो फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि A1 को कि ये √B है, या फिर मैं इसका इनवर्सली या तो इसको आप क्या कर सकते हो, रेशो ले लो, रेशो ले लो, है ना, रेशो ले लेता है ये। तो A2/A1 इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो A2/A1 लिख लेते हैं। A1 है आपका 1/√B, B1 इसको आप लिख दो पहले 1/4 और यहां से आ जाएगा √B1। ठीक है, ये आ जाएगा √B1। ठीक है भाई, सही किया है ना। A2 की वैल्यू क्या होगी 1/√4B1 और A1 क्या होगा इसका इनवर्स, यानी ऊपर चल जाएगा √B1 आ जाएगा। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, √4 को मैं बाहर लिख के क्या लिखूं, देखो A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय 2√B1 और साथ में भी √B1 चल रहा है, तो ये B1 √B1 कट गया, A1/2 बच गया, यानी जो आपका लेटेस्ट पैरामीटर 2 है वो A1/2 है, यानी हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हाफ हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये सारे के सारे ऑप्शन है। ठीक है, यानी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ गए भाई, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसको डिसॉल्व कराया गया है एक सॉल्वेंट के अंदर जिसकी वजह से आइडियल सॉल्यूशन बना। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आपका ये सॉल्यूशंस का है और यहाँ पर थोड़ा सा फेस का भी तड़का वड़का लगा देगा, लेकिन वैसे कुछ है नहीं इसमें, मेन तो आपका सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डिसॉल्व किया गया एक सॉल्वेंट के अंदर और आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर आपको दे दी है 6 किलोजूल पर मोल। कह रहा है एट 350 केल्विन, एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 1 atm। ठीक है, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर लिख लेता हूँ आगे। देखो क्या क्या दे रखा है उसने, पहले कह रहा है एट 350 केल्विन्स। ठीक है, तो आपका जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब ए लिख रहा हूं मैं, इसका जो प्रेशर दे रखा है वो 1 atm दे रखा है जी। ठीक है, तो यहां पर मुझे अगर सॉल्यूशन का मिल जाए, है ना, सॉल्यूशन का प्रेशर मिल जाए तो यहां से मेरे को मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी, है ना, शायद क्वेश्चन में उसने मोल फ्रैक्शन पूछी हुई भी है। तो क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एट 350 केल्विन इज दिस। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो सबसे पहली चीज मुझे पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है एट 350 केल्विन वो कितना है। ठीक है, अभी फिलहाल चलिए मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में भी। तो इसने पी सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला पहले, ताकि आप इसमें मोल फ्रैक्शन निकाल सको किसकी, इसकी एट 350 केल्विन। क्लियर है ये बात, ये बात ठीक है। चलिए अब हम एक चीज जानते हैं, राउल्ट्स लॉ, है ना, राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर एक चीज जानते हो क्या, कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये किस पे डिपेंड करता है, कि उसका प्योर सॉल्वेंट में कितना वेपर प्रेशर था मल्टीप्लाई विद उसकी मोल फ्रैक्शन, है ना, इस पे सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर उस पे लग रहा है, ये चीज बता सकते हो आप। सही है, ये आप बता सकते हो। आओ अभी इसी चीज के लिए हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, डेल्टा एच दे रखा है उसने 6 किलो जूल पर मोल। आप एक और चीज जानते हो कि क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपने फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी, ये लिक्विड स्टेट में भी पढ़ाई जाती है वैसे, तो आपने इसके बारे में जाना होगा कि क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहता है, ln P2/P1, आपने ये काइनेटिक्स में भी बहुत बार पढ़ा होगा अरेनियस थ्योरी के अंदर, है ना, ये होता है आपका डेल्टा H/R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आपकी क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहती है। इसमें आपको एक प्रेशर ऑलरेडी दे रखा है उसने, एक प्रेशर पे उसने सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने आगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसने 350 केल्विन पर तो दिया है,
340 केल्विन पे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये उसने दे दिया है 0.015, ठीक है 0.0015 एटीएम, ये उसने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है एट 340 केल्विन, एट 340 केल्विन। तो मैं अगर यहां से क्या ले लूं, P2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है P2 वो प्रेशर है एट 350 केल्विन जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और टेम्परेचर 2 आपका 350 केल्विन ही है, ठीक है, यानी ये। तो P1 उसने दे रखा है सॉल्यूशन के लिए कितना है 0.0015 एटीएम, और टेम्परेचर 1 कितना है 340 केल्विन, 340 केल्विन की ये बात हो रही है। इसके बेस पे अब यहाँ पर रख दो, डेल्टा एच भी दे रखा है उसने कितना 6 किलो जूल, 6000 जूल्स लिख लूं मैं इसको, ठीक है, इसे डायरेक्ट मत रख देना, 6000 लिखना पहले इसको, किलो जूल में मत रख देना, क्योंकि आप जब आर की वैल्यू रखोगे ना तो वो 8.314 होती है, लेकिन जूल्स में होती है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, तो इसीलिए इसको पहले किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। ये सब चीज दे रखी है, बस इसमें पुट करके आंसर निकाल लो। तो जब यहाँ से आप रखोगे ना सारी वैल्यूज, जब आप यहाँ से सारी वैल्यूज रखोगे तो P2 निकाल लेना, P2 आपका आ जाएगा 0.00159 एटीएम के क्लोज, है ना, इसके क्लोज आएगा, इसी के क्लोज आएगा। और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, इसी को अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ 0.0016 एटीएम, या फिर 1.6 इंटू 10⁻³ एटीएम, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। तो मतलब आपने जो यहाँ पर बात कर रहे थे, क्या हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि ओके सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ये प्रेशर आ गया ना, चलिए कोई बात नहीं। ओके, अब यहाँ तक आपने प्रेशर निकाल लिया दूसरे का, P2 मतलब आपने एट 350 केल्विन जो प्रेशर था वो आपने निकाल लिया कितना 1.6 इंटू 10⁻³ अभी समझना, आगे समझना, मतलब मैंने सॉल्यूशन का यहाँ से बता दिया एट 350 केल्विन कितना आ रहा है भाई, ये आ गया 0.0016 एटीएम, ठीक है, इतना आ रहा है, थोड़ा सा इसे और आगे खींच लेते हैं, ये आ गया। अभी उसने मोल फ्रैक्शन पूछी है एट 350 केल्विन, तो मोल फ्रैक्शन एट 350 केल्विन कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखो निकाल लो, मोल फ्रैक्शन हो जाएगी, आप यहाँ पर फॉर्मूला जानते हो क्या, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले में आप रख दो यहाँ पर, तो काई ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये किसके बराबर हो जाएगी, PA/P0 है, PA कितना आया अभी आपका 0.0016 एटीएम, और P0 आपका 1 ही है, यानी मैं इसको भी 0.0016 लिख सकता हूँ, ये आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गई भाई एट 350 केल्विन। ये एट 350 केल्विन की बात हो रही है सारी, ये 350 केल्विन पे आया है, सही है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका दोनों ही तरह से सही है, मतलब आपको अगर प्रेशर पूछा जाता ना एट 350 केल्विन की सॉल्यूशन में कितना प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, तो भी आंसर सही था, और अगर ऐसे पूछोगे तो भी सही था। और देखो अब कह रहा था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 350 केल्विन। हम ये बात जानते हैं, जब भी आप नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो ना, लिख लो यहाँ पर कहीं पे कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है जब भी, तो इसका मतलब होता है कि आप 1 एटीएम की प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हो। किसी भी चीज का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 1 एटीएम होता है। किसी भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो आप 1 एटीएम की बात कर रहे हो कि 1 एटीएम पे अगर उसका इतना टेम्परेचर है या फिर इतना प्रेशर है, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब 1 एटीएम, कोई भी सॉल्वेंट जब 1 एटीएम रीच कर जाता है ना, कोई भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब 1 एटीएम रीच कर जाता है, तो आप उसको कहते हो कि उस टेम्परेचर को आप वहां पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हो। समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी किसी सॉल्यूशन का नॉर्मल जो भी टेम्परेचर होगा, उसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर आया होगा उस पर, अगर वो वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाए, ठीक है, उस टेम्परेचर को आप नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो। तो इसने खुद ही लिख के दिया हुआ है कि एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 1 एटीएम, यानी 1 एटीएम पे वो ऑलरेडी ही बॉइल हो रहा है 350 केल्विन पे। तो क्या कह सकते हो आप कि द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 350 केल्विन, और इससे ये डी वाली स्टेटमेंट कट जाएगी। क्या कह रहा है कि द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 340 केल्विन, नहीं भाई 340 केल्विन नहीं होगी,
ये आपकी 350 केल्विन्स होने वाली है। आइए अब थर्ड वाली स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ये आपका यहाँ पर द रिलेटिव, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको समझ लेते हैं। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन 99%। देखो ये कैसे करोगे, तो ये तो और भी आसान है, ठीक है। देखो हम ये बात जानते हैं, एक और फॉर्मूला आप जानते हो यहाँ पर, ठीक है, नहीं जानते हो तो लिख लो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालते थे हम सर? हम यहाँ पर निकालते थे पी नॉट, ये आपका प्योर वाला होगा, प्योर माइनस आप सॉल्यूशन में से कर देते हो, और रिलेटिव लोअरिंग के लिए आप प्योर से रखते हो अगर, तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपका काई इज सॉरी आई इंटू काई ऑफ बी। काई ऑफ बी का मतलब क्या है? ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ए मतलब लिख लो यहाँ पर, जहां जहां पर मैं ए लिख रहा हूं वहां पर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, और जहां जहां पर बी लिख रहा हूं वहां पर सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ए जहां जहां पर लिखा है सब सॉल्वेंट की बात हो रही थी, हर जगह सॉल्वेंट की बात चल रही थी, ये सब सॉल्वेंट की बात हो रही है अभी मैं, ये सॉल्यूट की बात हो रही है जब बी के लिए बात कर रहा हूं, और ये बी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी सॉल्यूट के ऊपर। ये बात हम जानते हैं ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो सब पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करती है। तो ये तो आसान है। उसने क्या कह दिया पहले से ही क्वेश्चन में, एक चीज उसने दी थी इस क्वेश्चन में जो कि अब हम यूज करेंगे, वेंटो फैक्टर उसने आई को 1 दे दिया है, ऑलरेडी आई 1 है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू रखनी नहीं, और इस पूरी टर्म को यहाँ पर कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये आपका डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के ही इक्वल है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ही इक्वल है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं तो आप ये भी जानते हो कि 1 आपका, यानी अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले लूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 1 के इक्वल होती है। आप ऑलरेडी काई ए निकाल चुके हो तो काई बी निकाल लो यार, क्या ही मुश्किल है, काई बी निकाल लो। ये हो गई भाई आपकी 1 माइनस काई ए, तो काई बी यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस 0.0016। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये भाई आपकी बचेगी 0.0, ये आपकी बच जाएगी भाई आपकी 99, सॉरी 0.99, 0.9984 है ना, आई थिंक इतनी वैल्यू आनी चाहिए, हाँ सही है ना। हाँ तो ये काई भी आ गई भाई आपकी, ये काई भी आ गई आपकी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी ये जो टर्म है, यानी पी नॉट माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, ये आपका 0.9984 के इक्वल आ रही है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो आप इसको, इसके इक्वल आ रही है। अगर मैं इसी चीज को वैल्यू की जगह परसेंटेज में बात करूं, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में देखो, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज में क्या लिख सकते हो भाई, इसी 0.9984 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 99.84%, है ना, ये आ जाएगा। अब शायद स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 99% है ना, और ये बात दिख भी रही होगी कि ये यहाँ पर 99% से ज्यादा ही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो परसेंट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन 99%। बिल्कुल क्लियर बात लिख रहे हो आप यहाँ पर, ये बात आप बिल्कुल क्लियरली कह सकते हो, यानी सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट ही होने वाली है। तो भाई यहाँ पर आपकी ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और आपकी सिर्फ डी वाली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होने वाली है। आई होप आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस कराए हैं आप इसको आई होप समझ गए होंगे। आप यहाँ पर एक बार इसको प्रैक्टिस करके और देखना, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखना ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ओके चलिए, तो अब हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही बेहतरीन और क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पर और उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं हम यहाँ पर, थैंक यू।